मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ आज हमारे समाज में एक महामारी की तरह बढ़ती जा रही भीषण समस्या बन गई है। आज समाज के ऊपर के अधेड़ आयु के साथ ही एक यंग एज में यानी कि युवावस्था में भी कई नवयुवकों को यह अपनी चपेट में ले रही है। समस्या की बात यह है कि इसका कारण हम लोगों को ज़्यादा पता नहीं है और समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। तो हम लोग आज जाने कि डायबिटीज़ है क्या। डायबिटीज़ चीज़ वो होती है जबकि शरीर में रक्त में घूमने वाला ग्लूकोज यानी कि शुगर, जिसको सामान्य भाषा में शुगर कहते हैं, जिससे कि पूरे शरीर को ऊर्जा मिलती है, यह शरीर की कोशिकाओं के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। किसी कारण से इंसुलिन हार्मोन की कमी या अगर उसका काम करने की शक्ति कम हो जाती है शरीर में, तो इंसुलिन की इस कमी की वजह से शुगर यानी कि ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा पाता, शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है। यह ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ती जाती है और फिर यह पेशाब के साथ निकलने लगता है। तो जब पेशाब के साथ निकलने लगता है तो इससे ज़्यादा पेशाब होती है शरीर में, क्योंकि ऊर्जा नहीं मिल रही तो भूख ज़्यादा लगती है। तो इसके प्रमुख लक्षणों में से भूख ज़्यादा लगना, पेशाब ज़्यादा होना और कमज़ोरी, लगातार कमज़ोरी रहना। तो क्योंकि शरीर ऊर्जा का प्रयोग इस्तेमाल नहीं कर पाती तो कमज़ोरी रहती है और इसीलिए शरीर दुबलाता भी है। तो अत्यधिक भूख, अत्यधिक प्यास, अत्यधिक पेशाब और इसके साथ अत्यधिक कमज़ोरी का रहना, ये शुगर के यानी मधुमेह के प्रमुख लक्षण होते हैं। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात जानने की यह है कि लगभग 50% लोगों में मधुमेह का पता ही नहीं चलता, यानी इनको इसका कोई भी लक्षण नहीं होता। केवल तभी कई लोगों में पता चलता है जब इससे शरीर में कोई न कोई नुकसान हो चुका होता है, जैसे कि आँखों का खराब होना, नसों का, गुर्दे का खराब होना, यहाँ तक कि कभी कभी दिल का दौरा पड़ने पर ही ये पता चलता है कि अमुक व्यक्ति मधुमेह से ग्रसित था। तो अब प्रश्न यह उठता है कि मधुमेह कितनी प्रकार का होता है। मुख्यतया मधुमेह मोटे शब्दों में 3 प्रकार का कह सकते हैं। एक होता है टाइप 1। टाइप 1 बहुत कम लोगों को होता है, मुश्किल से 5% लोगों को, और यह सामान्यतः बच्चों में शुरू होता है और लक्षण वही होते हैं कि बच्चों में कमज़ोरी आना, एकाएक वजन गिरना। लेकिन अधिकतर लोगों में यानी कि 95% लोगों को होने वाला मधुमेह को टाइप 2 मधुमेह कहते हैं। यह 40 वर्ष की अवस्था के बाद सामान्यतया मिलता है, लेकिन आजकल 40 से पहले भी देखने को मिलने लगा है। दूसरा या तीसरी प्रकार की मधुमेह होती है गर्भावस्था में होने वाली मधुमेह। जिन महिलाओं में जिनका वजन ज़्यादा होता है या जिनको पहले शुगर ज़्यादा रही हो या जिनके माता पिता को शुगर हो या जिनको पिछली प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ या शुगर हुई हो, उनके अंदर इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। अधिकतर महिलाओं में बच्चे के जन्म के बाद यह मधुमेह समाप्त हो जाता है। इस मधुमेह का इलाज भी इंसुलिन के द्वारा ही करना आवश्यक होता है। तो अब इसके आगे का स्वाभाविक सवाल यह है कि किस किस व्यक्ति को मधुमेह हो सकता है। बढ़ रहा है, दिक्कत की बात है, किस किस को हो सकता है। तो सबसे पहला एक इसका प्रारंभिक जिसके अंदर हो सकता है वो तो ये है कि पारिवारिक इतिहास जहाँ पर है, यदि आपके माता पिता को या भाई बहनों को मधुमेह है तो इसकी संभावना बढ़ जाती है। ये मधुमेह जो माता पिता से आता है ये टाइप 2 वाला होता है। इसके साथ ही अधिकतर लोगों में 40 की अवस्था के बाद होता है और जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है 60, 65, 70, तो इसकी संभावना भी थोड़ी सी बढ़ती जाती है। सबसे प्रमुख इसका जो कारण है या यूँ कहते हैं कि रिस्क फैक्टर, वह है वज़न का ज़्यादा होना, चर्बी यानी कि मोटापा।
दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि ये मोटापे की समस्या हमारे समाज में ही नहीं पूरे विश्व में तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। और इसका कारण भी यह है कि अब सभी को प्रचुर मात्रा में भोज्य सामग्री उपलब्ध होने लगी। सभी से मतलब है अधिकतर लोगों को। अभी भी कई लोग कुपोषण के शिकार हैं, लेकिन अधिकतर लोगों में भोजन आसानी से उपलब्ध है, ज़्यादा उपलब्ध है, तो इसलिए लोग ज़्यादा खाते हैं, मोटापा होता है और फिर काम करने की जो एक लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली होती जा रही है इस प्रकार की कि लोगों को पैदल चलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, सारे काम मशीनों से हो जाते हैं, श्रम की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, तो शरीर में चर्बी इकट्ठी होती जाती है। तो इन लोगों के अंदर शुगर की यानी मधुमेह होने की संभावना बढ़ जाती है। और इसके साथ ही खासतौर से युवा अवस्था में हम लोग देखते हैं, वैसे और भी जैसे खाना बढ़ रहा है तो रिफाइंड फूड या प्रोसेस्ड फूड जिसको हम कहते हैं उसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। जैसे कि अनाजों में मैदा की बनी हुई चीज़ें, या चावल भी प्रयोग करते हैं हम लोग तो पॉलिश्ड राइस प्रयोग करते हैं, दालें धुली हुई यूज़ करते हैं। तो इन सब से संभावना इन बीमारियों की, जिनको आजकल लाइफ स्टाइल डिजीज़ कहते हैं, क्योंकि ये जीवन शैली के हिसाब से बढ़ती हैं, तो ये बढ़ती जा रही हैं। तो अब अगर हमको शक लग रहा है कि कहीं मधुमेह नहीं हो गया तो हमको कोई टेस्ट कराना चाहिए क्या? जी, तो इसका सबसे मुख्य टेस्ट है खून में शुगर की मात्रा यानी कि ग्लूकोज को नापने की आवश्यकता। कब नापना चाहिए? तो सबसे सही समय तो इसका है कि खाली पेट, बिल्कुल खाली पेट का मतलब बिल्कुल खाली पेट, यानी केवल पानी पी सकते हैं, इसके पहले चाय भी नहीं पी सकते, फीकी चाय भी नहीं पी सकते और सिगरेट भी नहीं पी सकते, खैनी नहीं खा सकते, तंबाकू नहीं खा सकते, उससे ग्लूकोज की मात्रा बदल जाती है। केवल पानी पी सकते हैं और इस प्रकार से खाली पेट किया गया जो ब्लड ग्लूकोज होता है, अगर यह 126 से ज़्यादा है तो आपको मधुमेह हो गया है, ये समझ लीजिए, और उसकी उचित चिकित्सा आपको करनी चाहिए। केवल इसमें एक बात यह है कि कभी कभी थोड़ा बहुत टेम्पररी रीजन से बढ़ सकता है, तो इसको यह कहा जाता है कि भाई एक बार इसको बाद में और पक्का कर लिया जाए। तो एक तो हो गई, इसको कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर यानी खाली पेट, अगर 126 से ज़्यादा है। दूसरी होती है कि पोस्ट प्रेंडियल यानी खाना खाने के बाद की। तो खाना खाने के शुरू करने के 2 घंटे की बाद की ब्लड शुगर अगर 200 से ज़्यादा है तो भी मधुमेह मान लेना चाहिए। तो इन दोनों में से कोई भी एक रीडिंग अगर ज़्यादा है तो इसको मधुमेह मान लेना चाहिए। तीसरी चीज़ जो अभी जल्दी ही प्रयोग में ज़्यादा आई है वो होती है HbA1c यानी हीमोग्लोबिन A1c। यह जांच है, इसमें खाली पेट या भरे पेट की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसको किसी भी समय दिन में करा सकते हैं। और अगर ये 6.5 यानी 6.5 से अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है आपकी शुगर बढ़ी हुई चल रही है और इसको आपको नियंत्रण में करने के लिए चिकित्सा करानी चाहिए, आपको मधुमेह हो गया है। तो इसके बाद सवाल यह आता है कि लोग पूछते हैं कि मेरी उम्र अब जैसे मान लीजिए 35 साल ही है, अभी 40 आपने बताया, 40 नहीं है। जी बिल्कुल, किसी भी अवस्था में किसी भी उम्र में मधुमेह हो सकता है। इसके लिए सावधानी समाज में प्रत्येक मनुष्य को रखनी चाहिए। तो अगर यह ऐसी बीमारी है कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड है तो इसकी रोकथाम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि जिसको मधुमेह नहीं हुआ है उसको क्या करना चाहिए? प्रिवेंट करने के लिए यानी रोकथाम के लिए सबसे ज़्यादा उसी को ज़रूरत है कि वो कुछ अपनी जीवन शैली में ऐसा बदलाव करे कि मधुमेह न हो। एक बार हो गया तब तो फिर हम लोग उसके जटिलताएं यानी कॉम्प्लिकेशंस को ही रोक सकते हैं। तो न हो का मतलब यह है कि युवावस्था से ही हम लोगों को ऐसी जीवन शैली अपनानी चाहिए कि ये न हो। और उसका सबसे साधारण और सरल भाषा में वजन को नहीं बढ़ने देना चाहिए। बाल्यावस्था यानी बच्चों को भी हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि वो मोटे ना हों।
खाना उनका सीमित रहे और वो एक एक्टिव लाइफ स्टाइल यानी दौड़ भाग की जीवन शैली, खेल कूद, बाहर की खेल कूद जिसमें टांगें चलें, और युवावस्था में तो खेल कूद जिसमें दौड़ भाग के खेल शामिल होने चाहिए, ये बहुत आवश्यक हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि अब पहले तो केवल कंप्यूटर पर ही बच्चे चिपक जाते थे, लेकिन अब तो मोबाइल फ़ोन में ही कंप्यूटर आ गया है, तो उसी में अधिकतर युवावस्था के लोग उसमें अपना बहुत समय नष्ट करते हैं, और टीवी और कंप्यूटर और लैपटॉप और मोबाइल सबसे ऊपर आजकल। तो कई कई घंटे युवा लोग और युवक और युवतियां इसमें अपना समय नष्ट करते हैं, और केवल समय ही नहीं, उसकी वजह से ये एक इनएक्टिव यानी कि बैठे रहते हैं और कुछ काम नहीं होता, हाथ पैर नहीं चलते, तो शरीर का श्रम नहीं होता, शरीर में चर्बी बढ़ती जाती है और मधुमेह होने की संभावना बढ़ती जाती है। तो हम लोगों को यह प्रयास करना चाहिए कि आजकल सभी लोगों का काम केवल बैठे रहने का है, लिखा पढ़ा तो कंप्यूटर पे। इन सभी लोगों को अपने जीवन शैली को बहुत एक्टिव करने की ज़रूरत है। उनको ज़रूर कम से कम 30 मिनट का समय प्रतिदिन निकालना चाहिए, जिसमें कि वो वॉकिंग यानी कि तेज गति से, वॉकिंग केवल टहलने को नहीं कहते, वॉकिंग वो होती है जिसमें इंसान तेज गति से चले, बिना रुके, तेज गति से, नियमित से, और रोज सप्ताह में कम से कम 5 दिन 30-30 मिनट तेज गति से बिना रुके चलने का प्रयास हर इंसान को करना चाहिए। तो अब अगर एक बार डायबिटीज हो ही गई है तो भाई हो गई, ना होती तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अगर हो गई है तो भी आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप अपने शुगर की सही ढंग से चिकित्सा करेंगे तो इससे आपकी तकलीफ़ों में बहुत राहत रहेगी। डायबिटीज़ से होने वाले जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं वो नहीं होंगे, शरीर पर पड़ने वाले जो असर हैं हृदय पे, धमनियों पे, गुर्दे पे, आँखों पर, वो नहीं आएगा, या बहुत कम आएगा, या बहुत देर में आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जिस इंसान को शुगर अभी अभी पता चली है, युवावस्था है, उसको ही बहुत अच्छे पक्के और बढ़िया इलाज की ज़रूरत है। और वो युवा अभी ये सोचता है कि अरे अभी से मैं दवाई करूँगा तो मेरे को आदत पड़ जाएगी। ये एक बहुत ही गलत भ्रांति है। जितनी जल्दी इसको रोग को काबू में किया जाएगा उतना ज़्यादा ही हम लोग आगे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हैं। और एक बार अगर पुरानी शुगर हो गई है, 10-15 साल हो गए हैं, तब तो मुख्य रूप से जो नुकसान होना था वो हो ही चुका है। तो ऐसा नहीं है कि उसको चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि नई पकड़ी हुई डायबिटीज़ जैसे ही पता चले तुरंत उसका पक्का, मजबूत, लगातार और पूरा इलाज करना एकदम ज़रूरी है। तो अगर हमने शुगर को अपने नॉर्मल कर लिया, मान लीजिए शुगर हमारी नॉर्मल के करीब पहुंच गई, तो क्या हम अब उसके बाद क्या यही इलाज का उद्देश्य है? क्या उस पर हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए? ऐसे में हम लोग एक सलाह देते हैं कि ABC यानी 3 कंपोनेंट हैं, 3 इसमें धाराएं हैं, तीनों चीज़ों को पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे अगर हम लोग, तो मधुमेह से होने वाली जो जटिलताएं या कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम से कम होंगे। ABC का मतलब हुआ, A से मतलब A1C यानी कि ब्लड शुगर को पूरी तरह कंट्रोल करना चाहिए, HbA1c को 7 से कम रखना चाहिए। B से मतलब है कि ब्लड प्रेशर को पूरी तरह कंट्रोल रखना चाहिए। C से मतलब है कि कोलेस्ट्रॉल को पूरी तरह कंट्रोल रखना चाहिए। यहाँ एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि शरीर के अंगों यानी हृदय पर और दिमाग की नसों पर होने वाला प्रभाव शुगर से ज़्यादा ब्लड प्रेशर से प्रभावित होता है। और अधिकतर लोगों का समाज में यह धारणा रहती है कि ब्लड प्रेशर की दवाई अगर अभी से खाएंगे तो आदत पड़ जाएगी, अभी हम दौड़ के इसको कंट्रोल कर लेंगे। तो ना वो टहलते हैं, रोज सोचते रहते हैं अब टहलूंगा, और दवाई भी नहीं खाते। तो ये एक गंभीर मामला हो सकता है, और जब एक बार धमनियों में नुकसान हो जाएगा
तब ज़्यादा महंगी इलाज से भी उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि प्रारंभिक अवस्था में इलाज से हो जाता है। तीसरी चीज़ यह है कि कोलेस्ट्रॉल। अभी 2 साल पहले तक यह धारणा थी कि अगर किसी इंसान का कोलेस्ट्रॉल किसी स्तर से ऊपर है तो उसको कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई लेनी चाहिए। लेकिन पिछले 2 वर्षों में यह एक विचारधारा विकसित हुई है कि हर इंसान को, जिसको भी मधुमेह है, उसको कोलेस्ट्रॉल की औषधि लेना एकदम आवश्यक है। और उसको जितना भी उसका कोलेस्ट्रॉल है, अगर 200 है तो उसको और कम करके मान लीजिए ले आना चाहिए 160 तक, और 160 है तो उसको ले आना चाहिए 120 तक। तो मोटे तौर से हर इंसान को कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा करके उससे कोलेस्ट्रॉल को और कम करना चाहिए। यह जितना ही कम होगा, आपके मरीज को हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक यानी पैरालिसिस होने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। तो अगर आप इसका पक्का इलाज कर लेंगे तो हार्ट अटैक और पैरालिसिस की संभावना कम हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं यहाँ आज आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 10 वर्षों के बाद यदि किसी इंसान को शुगर यानी मधुमेह टाइप 2 का पता चल गया है तो लगभग 10 वर्षों के बाद में मुंह से खाने वाली दवाइयाँ महत्वहीन, प्रभावहीन यानी कि बेकार हो जाती हैं। उनसे शुगर का कंट्रोल कर पाना प्रायः संभव नहीं होता। उस दशा में हमको इंसुलिन की सलाह दी जाती है। इंसुलिन लेने से कोई खतरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई झंझट नहीं है, कोई बंधन नहीं है, सब चीज़ सिखा दी जाती है, कोई दर्द नहीं होता। आजकल पेन से इंसुलिन दी जाती है, उसमें कोई भी तकलीफ, दिक्कत नहीं होती। चाहे आपकी कोई दिनचर्या हो, कोई भी अवस्था हो, कोई भी कंडीशन हो, आप बिल्कुल इंसुलिन ले सकते हैं, बिल्कुल ना घबराएं। जब भी आपके चिकित्सक आपको सलाह दें कि अब आपको इंसुलिन लेनी चाहिए, प्रायः लोग यही कह देते हैं कि नहीं, अभी हम और ट्राई करना चाहते हैं। ये एक बहुत गलत निर्णय है और इससे ये होता है कि आपके शरीर उतने दिनों और गंभीर खतरा झेलता रहता है। तो जब आपको सलाह दी जाए इंसुलिन लेने की, कृपया बिल्कुल बिना डिले किए हुए, बिना कोई बहाना, बिना किसी घबराहट के इसको तुरंत चालू कर दीजिए। इसको लेने के बाद आपको अच्छा महसूस होगा, खुद अच्छा लगेगा आपको, और ये लगेगा कि मैंने ये इंसुलिन पहले क्यों नहीं ली, पहले ही ले लेता तो कम से कम ये मेरा नुकसान नहीं होता। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सलाह है। और ये जो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ये क्या क्या होते हैं, तो इसमें जैसा मैंने बताया कि हृदय का दौरा, दिल का दौरा और ब्रेन का स्ट्रोक यानी कि पैरालिसिस, इसके अलावा गुर्दे खराब होना, आंखें खराब होना, पैरों में झुनझुनी होना, नसों का खराब होना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और कभी कभी पैरों में ऐसे घाव हो जाते हैं जो हफ्तों महीनों नहीं भरते, और तब कभी कभी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में टांग को काटना भी पड़ता है। तो इसके लिए आपको अपनी दवाइयों का लगातार सेवन करें, भोजन पर नियंत्रण रखें, अपने चिकित्सक की सलाह मानते रहें, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि अपना दवाइयों का, ब्लड शुगर का रिकॉर्ड पूरा मेंटेन करें। प्रायः यह देखा गया है कि लोग अपने ग्लूकोमीटर से शुगर लेते रहते हैं, और जब वो चिकित्सक के पास आते हैं तो उन्हें बताने के लिए कुछ नहीं होता कि ये फास्टिंग है, कि खाली पेट की है, कि कल की है, कि 1 साल पुरानी है। वो बस इतना ही कहते हैं कि 156 थी कि 212 थी। तो जितना अच्छा आप रिकॉर्ड रख लेंगे, जितनी अच्छी चिकित्सा कर लेंगे, जितनी अच्छी खान पान पर ध्यान रखेंगे, अपने परिवार के युवक और युवतियों को, बच्चों को प्रारंभिक रूप से इसके लिए सजग करेंगे, उतना ही आप अपना और समाज का भला कर सकते हैं। धन्यवाद। फ्रेंड्स, डायबिटीज has taken a giant leap and has become an alarming situation the world over. The situation has become global problem. We are facing the problem in such a way that millions and millions of patients are getting affected with it. Previously, we used to think that this is a problem of old age only.
Unfortunately, now more and more younger generation is getting affected by it. So what is diabetes? Diabetes is a situation where blood glucose, or commonly known as blood sugar, fails to enter the cells, which are the basic units of our body. And when they do not enter into it, the body does not get the energy, and then this glucose gets accumulated in the blood, and this accumulated blood gets spilled over into the urine, and that leads to excessive urination, leading to excessive thirst, and this persistent weakness because of non-utilization of glucose by the cells leads to excessive weakness and excessive hunger. So these are the cardinal features of diabetes which should alarm anybody. Now, because of this non-utilization of glucose, there is a significant undesired or unattempted weight loss. So that could be an early alarming feature for the possible attack of diabetes. So how do I know if I have diabetes or not? So these are the features: excessive urination, excessive thirst, excessive appetite, persistent weakness, and persistent loss of weight are the cardinal features of diabetes. Now again, what are the types of diabetes? Most of the people in our society have type 2 diabetes, that is to the tune of about 95%. Type 1 diabetes is only in about 5% of the patients. These are usually young children who require insulin from the very onset of diabetes, and this insulin is essential for their survival. If they are not put on insulin immediately, they are bound to die. Now, third situation is a gestational diabetes. Certain women during their pregnancy they become diabetic, but fortunately most of them revert back to normoglycemia and the diabetes goes back to normalcy. So what is the importance of diet in those patients who have developed diabetes? Now that is a very, very important question, because most of the people are confused whether they should take carbohydrate, whether they should avoid sugar, whether they should take fruits or not. Fortunately, a diabetic person need not be restricted with all these things. So a diet required for a diabetic person is exactly the same what is required for a non-diabetic person. Meaning thereby, a diabetic person should also be prescribed a healthy, well-balanced, nutritious, and ideal body weight maintaining diet. So a diet with which we can regulate our weight to the desired limits is the diet which is really required. And a diet which is healthy for everybody, which is well balanced for even non-diabetic person, should be emphasized for a diabetic person also. So the point comes that if we do not treat our diabetes, what will happen? So diabetes we treat because if it is left untreated, it might lead to it might lead to a serious weight loss and maybe coma in the acute stage. But in the longer term, we can get late complications which are more dreaded and more disastrous. This could be either the failure of the the failure of the kidneys, problems in the eyes, and the problem in the nerves. These are called microvascular complications. Fortunately, these complications do not affect everybody, but the macrovascular complications, which is heart attack, which is brain attack or stroke, that is paralysis, and the disease of the arteries of the feet, which might sometimes lead to very troublesome wounds on the feet, which might lead to amputation as well. So these are the complications, and this is what we are afraid of, and this is why we should emphasize a good treatment. So a good treatment, what is good treatment? Most important is a healthy lifestyle in which we should try to attempt a healthy weight, an ideal body weight. And secondly, the medicines as and when prescribed should be taken regularly. Regular, proper blood sugar testing as and when required by your physician. A constant follow-up with the physician, and a proper record keeping. The person must
maintain a record that what medication he or she was taking the day before she got her blood sugar tested. So that is very important. And the most important thing is that after about an average 10 years of diabetic life, most of the medicines which are taken by mouth lose their effectivity. So despite having a very heavy dose of oral medications, the blood sugars do not get controlled. And that is the time we say that now they should start taking insulin. Unfortunately, most of the patients decline to take insulin, and they will say that they will not take insulin, give me some good other medicine. But unfortunately, when medicines fail, nothing will work. So we have to emphasize that nowadays we have very good devices with which it is possible to take insulin absolutely painlessly, without any hassles and without any problems. And nothing will work. If insulin has been advised, nothing, no pathy will work. You have to take, and you must take, you should take insulin. Please do not go away without taking insulin if it has been advised. So that is very, very important. Now the question comes that can we prevent development of diabetes? That will be the best. So certainly we have to start the action right from the young age. We should try to maintain an ideal body weight. We should try to maintain good healthy lifestyle with good outdoor activities. And of course, age we can't really do much. And if there are certain medications, so you should tell all the physician what all other medications, even by prescribed by other physicians, you are taking. That must be emphasized. So with this, I must give the concluding remark that diabetes is not a dreadful disease. It is a serious disease. It's a growing disease. It's a painful disease, but it is not the end of the road. Had there been no diabetes, it would have been fantastic. But if you have been diagnosed as diabetes, please do not lose heart. You can still enjoy your life. You can still continue your productive years. So just stick to the proper treatment. Take regular